वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर। दोस्तों, ये भारत के भूगोल का क्लास 24वां है। इससे पहले हमने 23 वीडियोस इंडियन ज्योग्राफी के अपलोड कर रखे हैं, जिसमें सभी हमने अभी तक जो घटना चक्र की बुक में जितने भी टॉपिक्स हैं, यानी कि क्लास 23 तक, वो सारे हमने कवर किए हैं। और आज की जो टॉपिक है हमारा, वो सॉइल ऑफ इंडिया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। और इससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, चाहे किसी स्टेट पीसीएस की आप बात कर लीजिए या फिर यूपीएससी प्री की बात कर लीजिए। दोनों ही प्रकार की परीक्षाओं में निश्चित तौर पर काफ़ी प्रश्न अब तक पूछे जा चुके हैं। और 2025 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, इन सभी पेपर्स में भारत की मिट्टी से संबंधित वो सारे हम इसमें कवर करने वाले हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा, जो घटना चक्र की बुक है, इसमें केवल ओवरव्यू रहता है नोट्स का, यानी कि जो केवल पूछे गए हैं वही दिया रहता है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए मैं इस बार फिर से अपना नोट्स घटना चक्र के साथ मिक्स करके पहले आपको समझाऊंगा। और ये श्योर रहिए कि घटना चक्र में जो नोट्स होता है वो 100% यहाँ कवर है। आप लाइन बाय लाइन एक एक चीज मिला सकते हैं। मैं कंप्लीट पीडीएफ आपको विद नोट्स, घटना चक्र की क्वेश्चन विद नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा आपको। उसमें नोट्स भी होगा, बुक की नोट्स जो आप हमेशा ढूंढते हैं, और साथ में बुक के क्वेश्चंस तो रहेंगे ही। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अलावा मैंने जो बाकी की एक दो जैसे स्टडी आईक्यू की बुक है, या फिर आपके महेश बर्नवाल सर की बुक आती है, और भी कई सारे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के अच्छे अच्छे टीचर्स की बुक आती है, उनमें से मैंने काफ़ी चीज़ें अलग करके यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ, जिससे कि आपको भारत की मृदा को समझने में और आसानी होगी। तो पहले हम, और बहुत ज़्यादा नहीं, मुश्किल से आपको एक पेज अलग मिलेगा। बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर नोट्स हैं, वो आपको सेम टू सेम घटना चक्र वाली, बस उसको अरेंज वे में लिखा हुआ मिलेगा। तो किसी को भी परेशान नहीं होना है, ऐसा नहीं सोचना है कि हम घटना चक्र के नोट्स को छोड़ दे रहे हैं। आपको एज इट इज पीडीएफ तो मिल ही जाएगा नोट्स का, और मैं भी यहाँ पर करा रहा हूँ। उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। आई होप कि आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे, और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को आप लाइक भी करेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हों, तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को ऐसे और वीडियो देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अपना टॉपिक है आज का, भारत मिट्टियाँ, जिसमें आप देखेंगे घटना चक्र में सीधे काली मिट्टी से स्टार्ट हो गया। मिट्टी क्या है, मिट्टी कैसे बनती है, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, खासकर भारत के किन किन भागों में किस किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें स्किप कर दी गई हैं घटना चक्र में। हालाँकि आगे आपको देखने से कम क्वेश्चन के लायक तो मिल ही जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा-सा डिटेल बता देता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट हम घटना चक्र के नोट्स पे आ जाएँगे। तो आई होप कि आप कंप्लीट देखेंगे और आपको कोई समस्या नहीं होगी इस नोट्स से। अभी जो नोट्स आपके सामने है, ये मैंने खुद ही अपना बनाया हुआ है, मेरा द्वारा बनाया गया नोट्स है द जीएस सॉल्वर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हम भारत की मिट्टी के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे, मृदा क्या है, इसके लिए इंपॉर्टेंट और जो टर्म्स होते हैं वो कवर कर लेंगे। और फिर उसके बाद जो समझने वाली चीज़ें हैं, कई सारे आप जैसे आगे पढ़ोगे, जैसे काली मिट्टी पढ़ोगे, उसमें कई सारे ऐसे आपको शब्द मिलेंगे जिसका मतलब ही नहीं समझ आएगा। तो वो चीज़ पहले हम कर लेते हैं, उसके बाद हम आराम से नोट्स पढ़ लेंगे जो घटना चक्र की बुक का है। उसको मैंने यहाँ पर और सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और समझने में भी बहुत ही ईज़ी लगेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, मृदा जो है यानी कि सॉइल, ये एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन इसलिए क्योंकि ये मानव निर्मित नहीं है। जो चीज़ें खुद से बनती हैं या प्रकृति द्वारा प्रदान की जाती हैं, उनको हम प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। तो आपका मिट्टी जो है, सॉइल, ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है। अब देखते हैं, मृदा जो शब्द है, ये जो वर्ड है मिट्टी या फिर मृदा, यह लैटिन भाषा के शब्द से उत्पन्न हुआ है। और लैटिन भाषा का कौन सा शब्द दोस्तों? सोलम। लैटिन भाषा का एक शब्द है सोलम, जिससे हमारी जो मृदा शब्द है ये बनी हुई है या इसकी उत्पत्ति हुई है। अब सोलम जो शब्द है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है फर्श यानी कि फ्लोर। आई होप कि आप समझ गए होंगे। मिट्टी जो शब्द है, मृदा, वो सोलम शब्द जो कि लैटिन भाषा का एक शब्द है, इससे बना हुआ है या इससे उत्पन्न हुआ है। और सोलम का अर्थ क्या है दोस्तों? फ्लोर यानी कि फर्श। अब आगे देखिएगा, मृदा अनेक प्रकार के खनिजों, पौधों और जीव जंतुओं के अवशेषों से बनी होती है। भूपृष्ठ पर असंगठित जो दानेदार कणों वाली पतली परत होती है, उसको मृदा कहते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर धरती है, तो धरती में सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसकी बात कर रहा है, कि जो पृष्ठ वाला हिस्सा है उसको हम मृदा बोलते हैं।
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मृदा में कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं, तो सामान्य तौर पर आपको ये जवाब देना है, खनिज होता है, पौधे और जीव-जंतुओं के अवशेष होते हैं उसमें खासकर। और जो भूमि का पृष्ठ है, उसको हम मृदा बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। अब मिट्टी के संदर्भ में कई बार उर्वरता यानी कि फर्टिलिटी आपको देखने को मिलता है। तो उर्वरता क्या है दोस्तों? उर्वरता यानी कि फर्टिलिटी वनस्पतियों को पोषण प्रदान करने की जो मिट्टी की प्राकृतिक क्षमता होती है, उसको हम उस मिट्टी की उर्वरता बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा, मान लो ये मिट्टी ए है, ए टाइप की मिट्टी, ये टाइप बी की मिट्टी है। आपको कहा जाए कि ए की जो फर्टिलिटी है, उर्वरता है, वो अधिक है और बी की कम है। इसका मतलब क्या है कि ए अधिक उपजाऊ है, यहाँ कोई फसल बोएंगे तो ये ज़्यादा जल्दी और अच्छे से ग्रो करेगा, और बी में वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो फर्टिलिटी यानी उर्वरता अधिक होने का मतलब कि मिट्टी में पौधे के लिए या वनस्पतियों के लिए पोषण की क्षमता अधिक है, और अगर फर्टिलिटी कम है यानी कि उर्वरता कम है यानी कि वह कम उपजाऊ है। ये भी होता है कि अलग-अलग प्रकार की मिट्टियाँ अलग-अलग प्रकार के पौधों के लिए या फसलों के लिए अधिक या कम उपजाऊ हो सकती हैं। जैसे अगर मैं काली मिट्टी की बात करूँ, तो काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है सबसे अधिक। तो काली मिट्टी कपास के लिए सबसे अच्छी और सबसे अधिक उर्वरता वाली मिट्टी हुई। अब इससे संबंधित एक और टर्म है जिसको हम पेडोलॉजी बोलते हैं, यानी कि मृदा विज्ञान। पेडोलॉजी क्या होता है दोस्तों? इसको मृदा विज्ञान बोलते हैं। मृदा विज्ञान में हम मृदा का अध्ययन करते हैं, और मृदा का अध्ययन किस रूप में करते हैं? प्राकृतिक संसाधन के रूप में करते हैं। तो मृदा विज्ञान विज्ञान की वह शाखा हो गई जिसमें हम मृदा का अध्ययन एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में करते हैं। इसमें मृदा का निर्माण भी पढ़ते हैं, मृदा का निर्माण किस प्रकार हुआ, फिर मृदा का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुण क्या हैं, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो ये होता है मृदा विज्ञान, इट मीन्स पेडोलॉजी। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं ह्यूमस की। बहुत बार आपने सुना होगा ह्यूमस की, मिट्टी में ह्यूमस कम है, मृदा में ह्यूमस ज़्यादा है, या ह्यूमस की कमी हो गई, ह्यूमस की अधिकता है। तो ये ह्यूमस क्या होता है, ये समझते हैं। ह्यूमस जो होता है दोस्तों, ये गाढ़े भूरे या फिर कई बार ये काले रंग का दिखाई देता है। तो इसका कलर पूछा जाए तो गाढ़ा भूरा या फिर काले रंग का यह एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, जिसका निर्माण जो होता है वो वनस्पतियों और जीवों के अपघटन से होता है। जो वनस्पतियों से अवशेष गिरते हैं, जैसे पत्ते गिर गए, या फिर जीवों के मृत शरीर हो गए, या फिर गोबर हो गया, या कई सारी ऐसे अवशेष होते हैं या अवांछनीय पदार्थ जो आपके वनस्पतियों और जीवों द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं, उनके अपघटन से ह्यूमस बनता है मिट्टी में। और अपघटन उनका कौन करता है? सूक्ष्म जीव। जो मिट्टी में सूक्ष्म जीव होते हैं वो उनका अपघटन करते हैं, और अपघटन के बाद उनमें से कई सारे प्रकार के अलग-अलग रसायनें उत्पन्न होती हैं, जो मिट्टी में मिलकर उसकी उर्वरता बढ़ाती हैं, और इसी प्रक्रिया से ह्यूमस का भी निर्माण होता है। ह्यूमस सामान्यतः मिट्टी में, अथवा कई बार ये बारिश के कारण मिट्टी के नीचे रिसकर चला जाता है। तो यह मिट्टी में, मृदा में यानी कि ऊपरी सतह पर, या उसके नीचे भी कई बार यह पाया जाता है। तो ह्यूमस की उपस्थिति पूछा जाए तो यह ऊपरी परत पर यानी मृदा में, या फिर मृदा के नीचे भी पाया जाता है। भिन्न-भिन्न मृदाओं में ह्यूमस की मात्रा जो होती है वो अलग-अलग होती है। निश्चित तौर पर कई प्रकार की ऐसी मिट्टियाँ हैं जिसमें ह्यूमस अधिक होता है, और कई प्रकार की ऐसे मृदाएँ हैं जिनमें ह्यूमस कम होता है। अब आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम पर भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, द जीएस सॉल्वर के चैनल को। वहाँ पर आपको लगातार पीडीएफ्स और क्लास के जो अपडेट्स हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों। देखिए, ह्यूमस मृदा को किस प्रकार लाभ पहुँचाता है, यानी ह्यूमस मृदा में क्यों रहना चाहिए? ह्यूमस जो होता है दोस्तों, वो मृदा को नमी का अवशोषण करने तथा उस नमी को बनाए रखने में सक्षम बनाता है। यानी कि ह्यूमस कम रहे तो मिट्टी जो है वो नमी को कम अवशोषित कर पाती है और कम समय तक उसको होल्ड कर पाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मृदा को नमी अवशोषित करने के लिए उपयुक्त बनाना है, और जो अवशोषित की गई नमी है उसको अधिक समय तक होल्ड करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस मृदा में ह्यूमस की मात्रा उचित हो। ठीक है? यानी जितना चाहिए कम से कम उतना हो। मृदा में ह्यूमस की उपस्थिति पौधों की संतुलित वृद्धि में भी सहायक होता है। इसलिए कहा जाता है कि मृदा में ह्यूमस ज़रूरी है। दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएआर द्वारा संरचनात्मक मिट्टी और खनिज
मिट्टी के रंग व संसाधनात्मक महत्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय मिट्टी को कुल 8 वर्गों में डिवाइड किया गया है। तो ICAR के द्वारा भारतीय मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं कौन-कौन से प्रकार हैं इसके या कौन-कौन से वर्ग हैं। देखिए किसके आधार पर बांटा गया है? उत्पत्ति, रंग, संयोजन, अवस्थिति। उत्पत्ति यानी उसका निर्माण कैसे हुआ, रंग यानी किस रंग की होती है मिट्टी, संयोजन कौन सी चीज़ों का संयोजन है उसमें, अवस्थिति यानी कि वो भारत के किस हिस्से में पाई जाती हैं। इन सभी को ध्यान में रखकर कुल 8 वर्ग बनाए गए हैं मिट्टियों के, जिसमें से पहला जलोढ़ मृदा है, दूसरा काली मिट्टी, फिर लाल और पीली मिट्टी, फिर लैटेराइट है, शुष्क है, लवणीय है, पीटमय है और फिर वन मृदाएँ। तो ये 8 प्रकार हैं आप देख रहे हैं या फिर 8 वर्ग हैं, 8 वर्गों में डिवाइड किया गया है। अब इसमें से हम एक-एक करके पढ़ेंगे। अब हमें पहले जलोढ़ मिट्टी पढ़ना चाहिए था, लेकिन चूँकि घटना चक्र में पहले काली मृदा है, तो हम अब यहाँ से काली मृदा शुरू कर रहे हैं और इसके बाद आप घटना चक्र में सारी चीज़ें मिला पाएँगे। हर एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बस मैंने इसको इस तरीके से टाइप किया है कि आपको समझना बहुत से भी ज़्यादा आसान हो जाए। याद करना आपका काम है, लेकिन समझना आपके लिए ज़रूर आसान हो जाएगा। सबसे पहले अब हम काली मिट्टी की बात करते हैं, ब्लैक सॉइल। इसको कई अलग-अलग और नामों से पुकारा जाता है, तो सबसे पहले हमने घटना चक्र में भी यही दिया है, लेकिन मैंने इस तरीके से लिखा है कि आपको पढ़ने में भी आसान लगे और समझने में भी आसान लगे, याद तो आप कर ही लेंगे। तो काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए काली मिट्टी को रेगुर या कपास की मिट्टी क्यों बोलते हैं? क्योंकि काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है, इसीलिए इसको कई बार कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। तो इसका एक फ़ेमस नाम हो गया रेगुर मिट्टी, फिर कपास की मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ ये काली मिट्टी से आप समझ सकते हैं, अर्थ मतलब भूमि और ब्लैक यानी कि काला। फिर ट्रॉपिकल चेरनोज़ेम भी इसको बोलते हैं, ये इसके अन्य नाम हो गए, किसके? काली मिट्टी के। निर्माण कैसे होता है? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, याद रखना है आपको। भारत में रेगुर मिट्टी का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपरदन से होता है। यानी बेसाल्ट जो लावा होता है, जब उसका अपक्षय होता है और अपरदन होता है, तो उसके कारण जो मिट्टी का निर्माण होता है, उसको हम रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी कहते हैं। तो काली मिट्टी का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपरदन से होता है। वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन देश में, हमारे भारत में कहाँ-कहाँ पर या कौन-कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर काली मिट्टी मौजूद है या पाई जाती है। तो आप देखिएगा सबसे पहले तो इसका हिस्सा कितना है? भारत में अगर हम बात करें दोस्तों, तो यह भारत देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 16.6% भाग पर फैला हुआ है। यानी कि पूरे भारत का लगभग साढ़े 16% लगभग 16.5 या 16.6 कह लो आप, इतने परसेंटेज भाग पर यह फैला हुआ है। और यह मिट्टी आप देखिएगा तो दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में है। उसके बाद महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक इत्यादि राज्यों में यह पाई जाती है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ डायग्राम। यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम में पूरे जो 8 टाइप हैं, वो आठों टाइप यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे यहाँ ब्लैक सॉइल है, आप देख सकते हैं फॉरेस्ट सॉइल है, यहाँ पर एलुवियल सॉइल है, लैटेराइट है, यहाँ पर रेड और येलो है और पीटी सॉइल है यहाँ पर। तो आप देखिएगा अभी हम ब्लैक सॉइल की बात कर रहे हैं, तो इसकी उपस्थिति आप देख सकते हैं दक्कन ट्रैप में तो है ही, उसके अलावा मध्य प्रदेश का हिस्सा है, महाराष्ट्र का है, कर्नाटक के भी कुछ हिस्सों में पाया जाता है यहाँ पर। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये काली मिट्टी का हिस्सा है। यानी कि भारत का ये जो हिस्सा है, खासकर प्रायद्वीपीय भारत का ये हिस्सा हुआ आप देखिएगा, और मिडिल इंडिया का भी हिस्सा है इसमें शामिल। इन सभी जगहों पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक के कुछ हिस्से हैं, महाराष्ट्र है यहाँ पर, इन सभी में काली मिट्टी की उपस्थिति होती है। अब ये आपने देख ही लिया कि काली मिट्टी कहाँ-कहाँ पाई जाती है भारत में। सबसे पहला दक्कन ट्रैप, फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के बारे में, तो देखिए ये जो ब्यूरो है राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण, यानी कि जो मिट्टी के सर्वेक्षण के लिए बनाया गया है, साथ ही भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो, इसके अंतर्गत टी भट्टाचार्य के शोध रिपोर्ट के अनुसार काली मिट्टी भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग 5.6 लाख, कितना ये डेटा याद रख सकते हैं आप, डेटा है लगभग 5.46 लाख
वर्ग किलोमीटर लगभग इतने क्षेत्र में फैली हुई है या मिलती है। तो देखिए, अगर प्रतिशत आपसे पूछा जाए तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 16.6% हिस्से पर काली मिट्टी का फैलाव है, यानी कि विस्तार है। और ये 16.6% कितना हुआ, या लगभग आपसे वर्ग किलोमीटर में एरिया पूछा जाए तो आप एरिया याद रख सकते हैं, 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर जो है, इतने क्षेत्र पर काली मिट्टी जो है वो फैली हुई है। अब इसमें कौन-कौन से खनिज लवण पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखिए। तो काली मिट्टी में दोस्तों लोहा पाया जाता है, चूना पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, पोटाश पाया जाता है, एल्यूमीनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। यानी कि जो काली मिट्टी है, इसमें अधिक मात्रा में कौन-कौन से तत्व हैं या कौन-कौन से खनिज हैं, तो लोहा है, चूना है, ये सब अधिक मात्रा में है। कैल्शियम, पोटाश, एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट इनकी अधिकता है। और कौन से जो तत्व हैं वो कम पाए जाते हैं, देखिए नाइट्रोजन कम पाया जाता है इसमें, फास्फोरस कम पाया जाता है, और खासकर जैविक पदार्थ यानी कि ह्यूमस, ये भी कम पाई जाती है इसमें। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है काली मिट्टी में। अब काले रंग का कारण, देखिए ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि काली मिट्टी काला क्यों होता है? तो काली मिट्टी के काले होने के पीछे क्या राज है, ये समझ लीजिए। देखिए, इस मिट्टी का जो रंग है वो काला क्यों होता है? टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस की उपस्थिति के कारण। ह्यूमस खासकर इसमें कम होता है, लेकिन टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट जो होता है, इसकी उपस्थिति के कारण इसका रंग काला हो जाता है, और काला रंग होने के कारण ही इसको काली मिट्टी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अब अगर पूछा जाए आपसे इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, तो आप बोलेंगे काली मिट्टी है तो काला है। कितना काला, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, ये जो मिट्टी है दोस्तों, इसका रंग जो होता है ये गहरा काला से हल्का काला, यानी कि काला। कैसा? गहरा काला, यानी डीप ब्लैक से थोड़ा कम ब्लैक। तो आप सीधे याद रख सकते हैं काला। और कई बार चेस्टनट भी बोला जाता है, तो ये भी याद रखिए, गहरा काला से हल्का काला और चेस्टनट, ये इस मिट्टी का रंग है। अब देखिए, काली मिट्टी के कुछ और प्रमुख गुण हैं जो आपको याद रखना है, और ये सारी चीजें आप जो देख रहे हैं ये कहीं और से नहीं लिया गया है, ये बिल्कुल घटना चक्र की बुक का ही लिया गया है। बस लिखने का तरीका इस तरीके से है कि आपको एक प्रॉपर नोट्स फॉर्मेट में ये दिखे और समझना और पढ़ना आसान हो। तो देखिएगा दोस्तों, काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है, यानी कि यह काफी जल्दी जल को धारण कर लेता है, स्टोर कर लेता है। खासकर यह भीगने पर दोस्तों ठोस और चिपचिपा हो जाता है। जब यह भीगता है, यानी कि जल इस पर पड़ता है, तो यह पहले तो ठोस होगा, फिर धीरे-धीरे चिपचिपा होगा, यानी गीला हो जाता है, और जैसे ही फिर सूखेगा, तो सूखने के बाद ये आकुंचित और दरार युक्त हो जाता है, यानी कि इसमें दरार दिखने लगते हैं। तो ये सारी जो प्रक्रिया होती है, इन सभी प्रक्रिया के कारण इसको स्वतः जुताई वाला मिट्टी भी कहा जाता है, यानी कि ये खुद से जुतने का काम करता है, यानी कि इसको अलग से इसमें हल चलाने की आवश्यकता ऐसे तो पड़ती है, लेकिन आप देखेंगे इसके कुछ ऐसे गुण हैं, जैसे भीगने पर पहले ठोस बनना, फिर चिपचिपा होना, फिर सूखने पर आकुंचित होना, दरार युक्त हो जाना। ये सभी जो गुण हैं, इसके कारण इसको स्वतः जुताई वाला मिट्टी भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। कई बार ये पूछा जाता है कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी कौन-सी है? तो काली मिट्टी। अब देखिए, ये कौन-सा इसमें फसल उगाया जा सकता है। अब हम लास्ट पेज पर आ चुके हैं। तो आप देखिएगा, काली मिट्टी जो है दोस्तों, ये कपास की खेती के लिए, मैंने पहले भी बताया था, कपास की खेती के लिए यह अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है, और इसीलिए इसे काली कपासी मृदा यानी ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। आर्थिक महत्व की बात करें तो काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए तो सबसे उपयुक्त है ही। इसके अलावा इसमें बाजरा, तंबाकू, गेहूं, अरंडी और सूरजमुखी भी उगाए जाते हैं। क्रेब्स एक वैज्ञानिक का नाम है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर, यानी कि काली मिट्टी जो है, रेगुर एक परिपक्व मृदा है, जिसके निर्माण में, यानी रेगुर मिट्टी के निर्माण में विशिष्ट उच्चावच और जलवायु की प्रमुख भूमिका रहती है। आई होप कि आप ये जो नोट्स है ये समझ पाए होंगे दोस्तों। और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो प्लीज़ ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अब हम क्वेश्चन करेंगे, काली मिट्टी से संबंधित जो क्वेश्चन आए थे पहले वो कर लेते हैं। तो अब हम प्रश्न कोश पे आ चुके हैं, यानी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे शुरू से। यहाँ पर
बुक की जो नोट्स है वो भी अवेलेबल है। आप देखेंगे सारी वही चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी। काली मिट्टी में तीव्र जल धारण क्षमता पाई जाती है। यह भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है, सूखने पर आकुंचित और दरार युक्त हो जाती है। इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर कवर कर दी है। इस मिट्टी का रंग काला से हल्का काला और चेस्टनट की तरह होता है। क्रेब्स के अनुसार क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। ये पढ़ के आप समझ गए होंगे कि नोट्स हूबहू यही है। हालाँकि आपको इस बुक के नोट्स भी मैं प्रोवाइड करा दूँगा, आपको बस स्टे ट्यून करना है हमारे यूट्यूब चैनल और साथ ही साथ कनेक्टेड रहना है किसके साथ? टेलीग्राम चैनल के साथ में। अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन से। आई होप कि आप सारे क्वेश्चन में से कम 70 टू 80% क्वेश्चन के जवाब ज़रूर दे पाएँगे ये नोट्स पढ़ने के बाद। पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने दोस्तों, इसमें पूछा गया आपसे, भारत के निम्न मिट्टियों में से कौन-सा बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? हमने पढ़ा था बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपरदन के कारण बना हुआ है कौन-सा मिट्टी? काली मिट्टी, जिसको हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। सो दैट ऑप्शन डी इज़ द आंसर। आई होप ये आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं हुआ होगा बताना। याद रखना है, रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी का निर्माण मुख्यतः भारत के अंदर किसके द्वारा होता है? बेसाल्ट लावा के अपक्षय होने से और उसके अपरदन होने से। तो ऑप्शन डी जो है वो पहले क्वेश्चन का सही उत्तर है। आप देख सकते हैं भारत में रेगुर मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है। इसे काली मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में विशेष रूप से महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में पाई जाती है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्न में से किसके अपक्षयन से हुई है? यानी कि इसमें से किसके अपक्षय होने से काली मिट्टी की रचना हुई है? भूरी वन मृदा के, या फिर विदरी यानी फीसर ज्वालामुखीय चट्टान के, ग्रेनाइट और शिस्ट के, या फिर सेल और चूना पत्थर के? हमने पढ़ा था दोस्तों कि लावा के अपक्षय के कारण हुआ है, तो ज्वालामुखीय चट्टान यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर माना जाएगा। आप देखिएगा यहाँ पर भारत में काली कपास मृदा की रचना जो है यह विदरी यानी कि फीसर ज्वालामुखीय चट्टान के अपक्षय से हुई है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, रेगुर किसका नाम है? कौन सी मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं? काली मिट्टी। मैंने बताया था काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। आप देखिएगा काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर या फिर रेगर या कपास मिट्टी या फिर उष्णकटिबंधीय चेरनोजम आदि अलग-अलग नामों से जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का विस्तार जो है वह दक्कन ट्रैप के ऊपरी हिस्से, खासकर महाराष्ट्र और साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक इत्यादि राज्यों में मिलता है। महाराष्ट्र में रेगुर मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है, ये याद रखना है। भारत में सबसे अधिक रेगुर मिट्टी यानी काली मिट्टी का जो विस्तार है वो कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र में। अगला सवाल है दोस्तों, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, झारखंड में, या फिर आंध्र प्रदेश में? अभी हमने देखा था दोस्तों कि रेगुर मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। और अगर हम बात करें कि पूरे भारत में कुल क्षेत्रफल का यह कितना पाया जाता है? भारत में कुल क्षेत्रफल का यह कितना है? कुल क्षेत्रफल का, ऐसे लिखना चाहिए, कुल क्षेत्रफल का 16.6% इसका विस्तार है काली मिट्टी का। और अगर एरिया वाइज देखोगे कि ऐसे, तो ये 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार है भारत में। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगला सवाल आप देखिएगा यहाँ पर, काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? बांगर, खादर, भूर या फिर रेगुर? तो इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें एक कथन दिया है, एक कारण दिया है। कथन है, दक्षिणी ट्रैप की रेगर मिट्टियां काली होती हैं। कारण दिया गया है उसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। अब देखिए, इसमें से बताना है कौन सही है और कौन गलत है, क्या कथन के लिए ये कारण उपयुक्त है या नहीं। सबसे पहले देखिए, दक्षिणी जो ट्रैप है उसमें निश्चित तौर पर रेगुर मिट्टियां पाई जाती हैं और वह काली होती हैं, क्योंकि जनरली इसका कलर ही हमने देखा है कि ये डीप ब्लैक से थोड़ा कम ब्लैक इसका कलर होता है। और इसके साथ-साथ इसमें ह्यूमस की मात्रा जो होती है वो कम होती है। नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और ह्यूमस की मात्रा इसमें अपेक्षाकृत कम होती है। लेकिन जो कारण दिया है इसमें क्या लिखा गया है कि ह्यूमस की मात्रा इसमें अधिक होती है। प्रचुर मात्रा होने का मतलब अधिक मात्रा होता है, जो कि निश्चित तौर पर यहाँ पर गलत है। हमने पढ़ा था कि इसमें ह्यूमस का मात्रा कम होता है। तो चूंकि कारण गलत हो गया यानी आर गलत हो गया, तो आर
जहाँ भी सही दिया है ये तो ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ भी आर को सही दिया गया है तो ये गलत हो गया। तो बचता है ऑप्शन सी, यानी कि ए सही है और आर गलत है। ये हालाँकि मैंने यहाँ भी क्लियर कर दिया है कि कथन सही है और कारण गलत है। तो ये 1999 में ही पूछा गया था। आप यहाँ देख सकते हैं, दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी को रेगर या रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। यह कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटाश, एल्यूमीनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है इसमें, इसलिए कथन सही था लेकिन कारण इसका गलत था। अगला सवाल, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? हमने देखा था कि कपास की खेती के लिए रेगुर यानी कि काली मिट्टी जो है यह सबसे अधिक उपयुक्त है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ये मैंने नोट्स में भी पढ़ाया ही था आपको। दोस्तों, लेकिन यहाँ तक वीडियो देखने के बाद भी अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ भी कथन और कारण है। कथन है काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। ये तो हमने पढ़ा था कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है, तभी तो इसको काली कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। दूसरा कह रहे हैं इसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। जैव तत्व का मतलब क्या हुआ? जैव तत्व का मतलब हुआ ह्यूमस। तो ह्यूमस जो है हमने पढ़ा था दोस्तों कि इसमें ह्यूमस जो होता है यह काफ़ी कम पाया जाता है। इस प्रकार यहाँ भी कारण गलत हो गया, और कारण अगर गलत है और कथन सही है तो हम सी को चूज करेंगे, ए सही और आर गलत। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। आप देखिएगा एक्सप्लेनेशन में भी दोस्तों, काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। यह भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर आकुंचित और दरार युक्त हो जाती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है और इस मिट्टी का रंग गहरा काला से हल्का काला और चेस्टनट की तरह होता है। सामान्यतः इसमें चूना, लोहा, कैल्शियम, पोटाश, एल्यूमीनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रचुरता पाई जाती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस यानी जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। क्वेश्चन देखिए फिर से, कथन और कारण है। कथन में पूछा गया है काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। कारण में आपको बोला गया इसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। निश्चित तौर पर ये देख के ही आप समझ गए हैं कि यहाँ पर दोस्तों का कथन तो सही है, क्योंकि काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे अधिक हो पाती है, लेकिन कारण गलत है। कारण क्यों गलत है? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थ यानी कि ह्यूमस दोनों ही प्रचुर मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, दोनों ही इसमें कम पाए जाते हैं, यानी दोनों की कमी होती है इसमें। तो यहाँ पर भी ए सही है लेकिन आर गलत हो गया। अगर आप आंसर भी देखेंगे तो यहाँ पर सी दिया हुआ है, जिसका मतलब यही है कि ए सही और आर गलत। अगला सवाल है, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी यानी स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं? तो ये हमने देखा था कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी हम काली मिट्टी को कहते हैं। तो कपास की काली मिट्टी यानी ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। अगला सवाल भी आपको देख के जाना पहचाना लगेगा, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। अगला सवाल देखिएगा, लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के मैदान में, या फिर सरजू पार मैदान में, या मालवा पठार में, या फिर शिलांग पठार में? देखिए हमने देखा था ऐसे तो लावा मिट्टियाँ, बेसाल्ट लावा से निर्माण किसका होता है? काली मिट्टी का। तो यहाँ बात तो की जा रही है काली मिट्टी की ही। अब हम बात करेंगे कि काली मिट्टी इनमें से कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में, सरजू पार में, या फिर शिलांग में, या मालवा पठार में? तो दक्कन ट्रैप आपको याद होगा। दक्कन ट्रैप आपको अगर याद होगा तो आप निश्चित तौर पर ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर लगाएंगे। आप देखिएगा दोस्तों, पश्चिमी भारत की काली मिट्टी का निर्माण लावा से हुआ है, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। मालवा का पठार इसी दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसीलिए हम यहाँ पर मालवा के पठार को उत्तर लगाएंगे। अगर दक्कन ट्रैप ऑप्शन होता तो पहले दक्कन ट्रैप भी हम चूज कर सकते थे। सवाल उससे रिलेटेड है, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? अभी हमने देखा काली मिट्टी है। अगला प्रश्न देखिए, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है, वह कौन सी है? यानी कि कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसको कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? कम सिंचाई की आवश्यकता क्यों? क्योंकि वह नमी को होल्ड कर सकती है, नमी को रोक कर रखती है। और यह मिट्टी कौन सी है दोस्तों? काली मिट्टी। हमने देखा था कि काली मिट्टी में तीव्र जल धारण क्षमता होती है, तीव्र जल धारण क्षमता होती है। और तीव्र जल धारण क्षमता होने का मतलब क्या है? कि ये जल को सोखती तो जल्दी है, लेकिन उसको अधिक देर तक रोक के रख सकती है, यानी कि उसको रोकने का जो क्षमता है इसमें वो अधिक है, काफ़ी अधिक समय तक यह
जल को और नमी को रोक के रख सकती है और यही यहाँ पर पूछा गया है। जद अधिक देर तक रखने का मतलब क्या है कि इसको सिंचाई की कम आवश्यकता होगी, जल्दी पानी सूखता नहीं इसमें से। तो आप देखिएगा काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल में तीव्र जल धारण क्षमता पाई जाती है और यह भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर अकुंचित और दरार युक्त हो जाती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी में सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता अधिक है। तो ऑप्शन बी जो था यहाँ पर काली मिट्टी वो सही उत्तर था। अगला सवाल, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दामोदर घाटी में, स्वर्णरेखा नदी घाटी प्रदेश में, पलामू प्रदेश में या राजमहल पहाड़ी प्रदेश में? दोस्तों एनआईडीएम की रिपोर्ट के अनुसार अगर देखिएगा यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एनआईडीएम, तो इसके रिपोर्ट के अनुसार अगर देखिएगा तो खासकर झारखंड में राजमहल पहाड़ी प्रदेश जो है वहां पर काली मिट्टी की उपलब्धता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। आप यहाँ देखिएगा एनआईडीएम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में काली मिट्टी राजमहल क्षेत्र की पहाड़ियों में पाई जाती है। अगला सवाल है आपके पास, निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सही नहीं पूछा गया है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, सही है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से परिपक्व मिट्टी होती है, ये भी सही है। हमने नोट्स में पढ़ा था लास्ट में कि क्रेब्स ने कहा था कि रेगुर मिट्टी जो है वह निश्चित तौर पर एक परिपक्व मिट्टी है। आगे देखिएगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन है काली मिट्टी में आर्द्रता नमी धारण करने की जो क्षमता है वो उच्च होती है। निश्चित तौर पर उच्च होती है तभी तो इसको कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। हमने पढ़ा था कि इसमें सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है, कारण क्या है कि इसमें जल धारण क्षमता अधिक है। और डी है काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत और जो मिडिल इंडिया है उसमें इसकी उपलब्धता होती है, हिमालयी क्षेत्रों में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन डी ही गलत है और यहाँ हमारा ऑप्शन डी को सही माना जाएगा। आप देखिएगा दोस्तों, काली मिट्टी भारत के दक्कन पठार में लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। इसमें जल धारण की जो उच्च क्षमता होती है, इसी के कारण इसको हम कहते हैं कि इसमें कम सिंचाई की आवश्यकता होती है तथा इसमें लोहे का जो अंश है यानी लोहे की मात्रा है वो अधिक पाई जाती है। यह हिमालय क्षेत्र में निश्चित तौर पर नहीं पाई जाती है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो हमने क्या बताया था दोस्तों, काली मिट्टी जो है यह सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? सबसे अधिक पाया जाता है महाराष्ट्र में। कारण एक चीज और इससे आप याद रख सकते हैं, एक और सवाल, आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि काली मिट्टी में सबसे अधिक क्या उगाया जाता है? कपास। और ये भी ध्यान रखिएगा इसके अलावा कि कपास का सबसे अधिक उत्पादन, कपास का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है भारत में, यह भी महाराष्ट्र में ही होता है। अब इससे आप कोरिलेट कर पाएंगे कि काली मिट्टी भी महाराष्ट्र में सबसे अधिक है और काली मिट्टी में जो कि चूंकि कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है, इसलिए कपास का सर्वाधिक उत्पादन भी महाराष्ट्र में होता है। लगभग आप देखिएगा कि 28 से 29% कपास जो टोटल इंडिया का है, यह महाराष्ट्र उगाता है अकेले। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़ें आपको याद रहेंगी और यह काली मिट्टी से संबंधित आखिरी सवाल था दोस्तों। अब अगला जो टॉपिक है आप देख सकते हैं, अगला टॉपिक लैटेराइट मिट्टी है। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लैटेराइट मिट्टी के बारे में, फिर जलोढ़ मिट्टी के बारे में और फिर बाकी बची खुची जो मिट्टियां हैं उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। तो अगला वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, नेक्स्ट डे ही मिल जाएगा। बस आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको ऐसे और वीडियो लगातार मिलते रहेंगे और क्लास की पीडीएफ, नोट्स की पीडीएफ, ये सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द जीएस सॉल्वर पे प्रोवाइड कराई जाती हैं, आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।